एक तरफ देखो जहां वर्ल्ड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घट रही हैं, जैसे इजराइल और हमास के बीच में युद्ध, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध, इंडिया कनाडा रिलेशंस के बीच में तनाव, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे इंडिया के माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं और ज़्यादा गड़ गई। क्या हुआ? भूटान के विदेश मंत्री ने विजिट किया चाइना में और वहाँ पे चाइना के विदेश मंत्री से बात की। दोनों देशों ने स्टेटमेंट रिलीज की कि दोनों देशों ने काफ़ी प्रोग्रेस अचीव की है बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भूटान और चाइना आपस में लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करते हैं तो इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा? देखो, इंडिया को बहुत नुकसान होगा। परंपरागत रूप से भूटान इंडिया का क्लोजेस्ट फ्रेंड रहा है। जब देखो 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने ना, सबसे पहले कहां पर गए? भूटान में। 1949 में इंडिया और भूटान के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है जिसमें यह डिसाइड होता है दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यह भी डिसाइड हुआ कि इंडिया भूटान की हेल्प करेगा, गाइड करेगा, फॉरेन पॉलिसी संबंधित अफेयर्स डिसाइड करने में, डिफेंस संबंधित मामलों में भी इंडिया भूटान को गाइड करेगा, भूटान की असिस्टेंस देगा। उस समय ना भूटान को चाइना से बहुत डर था, क्योंकि चाइना ने ना बाद में मतलब 1950s में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो भूटान को ये लगने लगा कि कहीं देखो चाइना हम पर भी ना कब्जा कर ले। भूटान ने देख लिया था तिब्बत पे कब्जा करने के बाद में वहां पे जो बुद्धिस्ट थे उनके साथ चाइना ने क्या किया, 1959 में दलाई लामा को भागकर इंडिया में आना पड़ा। ये सब चीजें देख ली थी भूटान ने। तो भूटान ने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश किए, ना सिर्फ चाइना के साथ बल्कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स है ना, ये यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इन सब देशों के साथ में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भूटान ने नहीं इस्टेब्लिश किए। भूटान को लगता था कि हमारा तो एक ही दोस्त अच्छा, इंडिया, हमें पावर पॉलिटिक्स में पड़ना ही नहीं है। बाद में माओ ने एक स्टेटमेंट दी थी जिससे भूटान में इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। माओ ने ना अपनी 5 फिंगर पॉलिसी को बताया था। माओ ने यह बताया था, देखो तिब्बत जो है ना, तिब्बत चाइना की राइट हैंड की हथेली है और 5 फिंगर्स कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, उस समय का नेफा, सिक्किम, लद्दाख, नेपाल, भूटान, ये 5 उंगलियां हैं और तिब्बत राइट हैंड की हथेली है। तो भूटान को लगा यार चाइना कहीं कब्जा ना कर ले हमारे ऊपर, तो इंडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहा भूटान। और इंडिया ने भूटान की बहुत मदद भी की। भूटान ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश नहीं है, सिर्फ 7-8 लाख पॉपुलेशन है भूटान की। और भूटान जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान पहले हुआ करते थे, भूटान के 5 ईयर प्लान में इंडिया ने बहुत मदद की। 2017 में देखो एक मेजर घटना घटी थी। मैं आपको मैप दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए आप। ये देखो सिक्किम है, भूटान है, नेपाल है। ये जो आप स्पेस दिख रहे हो ना, ये है डोकलाम प्लेट्यू। ये डोकलाम प्लेट्यू जो है ना, ये भूटान में आता है। ये स्पेसिफिकली ये एरिया ये भूटान में आता है। बट चाइना ना इस पे रोड बना रहा था, चाइना रोड बना रहा था यहां पे। तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि आप भूटान की टेरिटरी पर क्यों रोड बना रहे हो, क्योंकि भूटान के डिफेंस की जिम्मेदारी इंडिया पर। तो चाइना ने बोला ये हमारा एरिया है डोकलाम प्लेट्यू, ये भूटान का एरिया नहीं है। तो इस इशू को लेकर ना दोनों देशों की फोर्सेस, चाइना और इंडिया की फोर्सेस आमने सामने आ गई थी 2017 में। 70 दिनों तक आमने सामने रही, टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि एस्केलेशन हो सकता है। डोकलाम प्लेट्यू पे देखो चाइना के द्वारा रोड बनाना इंडिया के लिए इनसिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है इंडिया का, ये नॉर्थ ईस्ट पूरे मेनलैंड इंडिया से जुड़ता है इस 22 किलोमीटर के कॉरिडोर के थ्रू, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। डोकलाम प्लेट्यू के बहुत नजदीक है ये कॉरिडोर। और डोकलाम प्लेट्यू पे चाइना के द्वारा रोड बनाना जाहिर तौर पे इंडिया के लिए शुभ संकेत नहीं था, इंडिया के लिए खतरा था। तो इंडिया ने विरोध किया कि आप यहां पर रोड नहीं बना सकते। उस समय तो जैसे तैसे करके देखो विवाद सुलझा लिया गया। बट चाइना की ना एक टेक्निक है, क्या है? सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का आपको एग्जांपल देता हूं। देखो आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हो, मिठाई की दुकान पे आप जाते हो तो आपने छोटी सी बर्फी का टुकड़ा ना टेस्ट कर लिया, दुकानदार कुछ नहीं बोलेगा। फिर एक और बर्फी का छोटा सा टुकड़ा आपने टेस्ट कर लिया, दुकानदार कुछ नहीं बोलेगा।
फिर आपने एक और कोई मिठाई का छोटा सा टुकड़ा टेस्ट कर लिया, दुकानदार कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप पूरी मिठाई खा जाओगे ना, पूरा पीस खा जाओगे, तब दुकानदार बोलेगा कि भैया महंगा है ये। ऐसे ही चाइना करता है। चाइना ने ना भूटान का ना थोड़ा थोड़ा करके ना काफी सारा एरिया हड़प लिया। मतलब जैसे चाइना की फोर्सेस हैं यहां पे ऊपर, थोड़ी सी आगे आ गई 2 किलोमीटर, भूटान कुछ नहीं बोल सका कि हाँ थोड़ा सा तो आगे आए हैं, क्या ही बोले, मतलब कुछ कदम आगे आए हैं। फिर थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा और कदम आगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरा एरिया एक ही बार में हड़पने के बजाय आप पीसीज में हड़पिए। इसको कहते हैं चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। तो इस टेक्निक की सहायता से ना चाइना भूटान का बहुत सारा एरिया हड़प चुका है 1950s के बाद से ही। और 2020 में क्या हुआ, आप ये मैप देखिए। 2020 में ना, एक बार मैं इन सबको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ अब ठीक है। ये देखिए सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो भूटान के ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। इसको भी चाइना ने अपना बता दिया, तो भूटान बेचारा और ज्यादा डर गया। भूटान को यह लगने लगा कि यार चाइना के साथ तो ना बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करने में ही फायदा है, अदरवाइज चाइना तो हमारा ना और ज्यादा एरिया क्लेम करता जाएगा। वैसे चाइना और भूटान के बीच में ना बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए बातचीत काफी पहले स्टार्ट हुई थी 1984 में। 24 राउंड्स की बातचीत हो चुकी थी और अब जो बातचीत हुई है वो 25 राउंड्स की बातचीत हुई है। तो अब डर पता है इंडिया को क्या है सबसे बड़ा, चाइना ना भूटान को एक ऑफर देता आया है अभी तक कि ना आप ये जो डोकलाम का एरिया है ना इस पे अपना क्लेम छोड़ दीजिए, बदले में हम ना आपको नॉर्थ में कुछ एरिया दे देंगे। नॉर्थ समझ रहे हो, भूटान का नॉर्थ, भूटान का जो ये वेस्ट है ना डोकलाम प्लेट्यू, ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जैसे मलक्का स्ट्रेट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू चाइना जो सामान ले जाता है उसे इंडिया ब्लॉक कर सकता है। उसी प्रकार से चाइना को लगता है कि यहां पे अगर हमारी फोर्सेस तैनात रहेंगी तो इंडिया के ऊपर डोमिनेंस इस्टेब्लिश की जा सकती है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से काटा जा सकता है। इसलिए बार बार चाइना भूटान को ऑफर दे रहा है कि आप ये डोकलाम प्लेट्यू वाला एरिया हमें दे दीजिए, बदले में हम आपको नॉर्थ में कुछ एरिया दे देंगे, हम आपस में स्वैप कर लेते हैं। भूटान ने ना 1998 में तो चाइना के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, नहीं भैया हमें ये स्वीकार नहीं है। बट देखो अब चूंकि लग रहा है भूटान को कि वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, हमें चाइना से पहले जैसा खतरा नहीं है, चाइना हमारे ऊपर अब कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश कर सकता, हम आज़ाद ही रहेंगे, चाइना जैसे दूसरे देशों को मदद दे रहा है हमें भी मदद देगा, तो ना भूटान रिलेटिवली अब ओपन हो गया है चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करने में। इवन डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की भी बात चल रही है कि अब चाइना भूटान में एम्बेसी ओपन करेगा, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। जो कि देखो इंडिया के लिए तो जाहिर तौर पे अच्छी बात नहीं है। ट्रेडिशनली भूटान का सबसे बढ़िया मित्र इंडिया ही रहा है। नेपाल कैसे चाइना कार्ड प्ले करता है आपको पता है, नेपाल हर बार ये इंडिया को धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है कि आप हमें मदद दीजिए नहीं तो हम चाइना की साइड चले जाएंगे। अगर वैसा ही भूटान करने लगा तो इंडिया के लिए बहुत नुकसानदायक ये चीज हो जाएगी। अब राइटर ये कहते हैं देखो आप किसी भी देश को ना रोक तो नहीं सकते, भूटान एक सोवरेन कंट्री है और भूटान अपने हित के लिए चाइना से बातचीत कर रहा है, तो आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकोगे तो वो बल्कि भूटान आपसे और ज़्यादा नाराज हो जाएगा। तो आप ना भूटान के साथ मिल के काम कर सकते हो कि कैसे चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करना है, किन चीज़ों को आपको लेके राजी होना है, किन चीज़ों को लेके आपको राजी नहीं होना है, चाइना की बात नहीं माननी है। अगर इंडिया भूटान के साथ मिल के काम करता है ना तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे डोकलाम प्लेट्यू है, इंडिया बोल सकता है भूटान को कि भैया आप बॉर्डर डिस्प्यूट इस प्रकार से सोल्व मत कीजिए कि हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। और जहां तक देखो भूटान अभी बातचीत कर रहा होगा चाइना के साथ, भूटान के हित में भी ये बात, भूटान के मन में भी ये बात होगी, भूटान के नेगोशिएटर्स में, कि इंडिया के सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डालना है, इंडिया के जो इंटरेस्ट है उनको खतरे में नहीं डालना है, क्योंकि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये बात भूटान के नेगोशिएटर में चल रही होगी। बट अच्छी चीज़ यही है कि इंडिया भूटान की मदद करे चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट सोल्व करने में और इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। जहां तक देखो बात चाइना की है, चाइना बहुत चालाक देश है, इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सोल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमने बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर लिया ना तो फिर इंडिया अपनी एनर्जी लगाएगा और तेजी से ग्रो करने में,
अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में। तो इसलिए इंडिया को अभी डर के साए में रहने दो, अभी बॉर्डर डिस्प्यूट को इंडिया के साथ लाइव रहने दो, लेकिन ये छोटे छोटे देश हैं, इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर लिया जाए ताकि ये हमारे पाले में आ जाए, हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए, हमारे ग्रुप में आ जाए। अगर देखो भूटान के साथ चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर लिया ना, तो फिर इंडिया ही एकमात्र वो देश रह जाएगा जिसके साथ चाइना का लाइव बॉर्डर डिस्प्यूट है, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं हुआ है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ सोल्व ना करके चाइना इंडिया के ऊपर ना प्रेशर मेंटेन करके रखना चाहता है कि हाँ चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना से पंगे नहीं मोल लेने, ज़्यादा अगर चाइना से पंगे मोल लेंगे तो युद्ध हो जाएगा, हमारा बॉर्डर मतलब चाइना और ज़्यादा एरिया पे कब्जा कर लेगा। ये चाइना की सोच है, मतलब उसको लगता है चाइना की इस प्रकार से ना इंडिया के ऊपर लगातार प्रेशर मेंटेन करके रखा जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया किस प्रकार से जहां बातचीत चाइना और भूटान के बीच में चल रही है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया को हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एयर पोल्यूशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अक्सर हम ना एनसीआर में सर्दियों में एयर पोल्यूशन की बात करते हैं कि हाँ अभी भी दिल्ली में पोल्यूशन चर्चा में है, बढ़ गया है, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं स्टबल बर्निंग और दूसरे रीजन्स के कारण सर्दियों में धुएं का एक बादल इमर्ज होकर आता है एनसीआर में, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बट देखो अब दिक्कत ना मुंबई में बहुत ज़्यादा आनी स्टार्ट हुई है पोल्यूशन की। आप ये तस्वीर देखिए, आपको ये तस्वीर कुछ कुछ दिल्ली जैसे ही लगेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो स्कोर है वो 300 से ऊपर चला गया मुंबई में। और देखो नंबर ऑफ डेज एक साल में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर काफ़ी ख़राब होता है, ऐसे दिनों की संख्या डबल हो गई है 2019 से 2021 के बीच में। और अच्छे दिन जब एयर क्वालिटी अच्छी है, ऐसे दिनों की संख्या 20% कम हो गई है। WHO की गाइडलाइन देखो ये कहती है कि जो PM 2.5 है यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है ना, ये पर क्यूबिक मीटर 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए, यानी 1 क्यूबिक मीटर में 5 ग्राम तक पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात है, इसका मतलब पोल्यूशन ज़्यादा है। बट मुंबई में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कितना है? 14.7 गुना ज़्यादा है एज रिकमेंडेड बाय द WHO। समझ गए? 1 क्यूबिक मीटर में 5 माइक्रोग्राम से 14.7 टाइम्स ज़्यादा है पर्टिकुलेट मैटर 2.5। इसीलिए देखो इतनी ज़्यादा चिंता की बात है। रीजंस क्या है मुंबई में एकदम से पोल्यूशन क्यों बढ़ गया है? देखो सबसे पहला रीजन आर्टिकल में बताया जाता है, मुंबई आपको पता है कोस्टल सिटी है। कोस्टल सिटीज़ में ना एक फेनोमेनन देखने को मिलता है लैंड और सी ब्रीज का। ज्योग्राफी में शायद अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो दिन के समय क्या होता है कोस्टल सिटीज़ में, जो लैंड वाला एरिया है ना ये तेज़ी से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है सन की वजह से। अब लैंड वाला एरिया दिन में तेज़ी से गर्म हो गया तो इसकी वजह से लैंड के ऊपर जो एयर है ना वो गर्म हो जाती है। समझ गए? लैंड वाला एरिया गर्म हो गया तेज़ी से सन की वजह से, और लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। गर्म एयर जो है वो राइज हो जाएगी। राइज हो जाएगी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। अब देखो जो सी वाला एरिया है ना वो अभी भी रिलेटिवली कूल है, ठंडा है। सी वाला एरिया धीरे धीरे गर्म होगा लेकिन अभी भी ठंडा है। तो सी के ऊपर जो एयर है ना वो अभी भी कूल एयर है, हाई प्रेशर है यहाँ पे। तो ना यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो सी के ऊपर जो ठंडी हवा है ना वो यहाँ से चल पड़ती है लैंड की तरफ ताकि लो प्रेशर को फील किया जा सके। तो दिन के समय ये जो ब्रीज चलती है ना, जो हवा चलती है सी से लैंड की तरफ दिन में, इसे बोलते हैं सी ब्रीज। आप यहां पर देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सी ब्रीज दिन के समय चलती है सी से लैंड की तरफ, लैंड के ऊपर हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए हवा चलती है, ये ठंडी हवा होती है, वार्मर डेज के दौरान चलती है। रात को देखो उल्टा हिसाब किताब हो जाता है। रात को लैंड जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और सी जो है रिलेटिवली गर्म रहता है। तो जो फेनोमेनन सुबह देखने को मिला था वो अब रात को सी पे देखने को मिलेगा। सी गर्म रिलेटिवली, तो सी के ऊपर की जो एयर वो गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठने लगेगी। लेकिन लैंड
के ऊपर की हवा, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो गया, लैंड के ऊपर की हवा कूल एयर, यहां पे हाई प्रेशर एरिया, और सी के ऊपर लो प्रेशर एरिया, क्योंकि हवा गर्म वो ऊपर उठ चुकी है। तो रात को लैंड से सी की तरफ ब्रीज चलती है, हवा चलती है, इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। ये देखिए नीचे वाले लैंड ब्रीज, ये नाइट के समय चलती है लैंड से सी की तरफ। देखो ये तो आप सिलेबस में पढ़ते हो, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, लेकिन एक चीज अभी ना आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि रेगुलर विंड पैटर्न देखने को मिलता है सी टू लैंड एंड लैंड टू सी हर 3-4 दिनों में मुंबई में, जो डस्ट पार्टिकल्स को क्लियर कर देता है। अब ये 3-4 दिनों में लैंड टू सी और सी टू लैंड विंड पैटर्न देखने को मिलता है, ये देखो मैंने तो नहीं पढ़ा है, मतलब आर्टिकल में लिखी हुई हैं ये चीजें। आर्टिकल में ये कहा जाता है कि ना इससे डस्ट पार्टिकल्स क्लियर हो जाते हैं, बट ना अब हुआ क्या है, ला नीना कंडीशंस पैदा हुई हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ला नीना का मतलब देखो ये है, जब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ना सी सरफेस का जो टेम्परेचर है ना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ज़्यादा कूल हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, तो इस फेनोमेनन को कहते हैं ला नीना कंडीशन। अब इस ला नीना कंडीशन की वजह से ना मुंबई में लैंड टू सी और सी टू लैंड जो विंड पैटर्न हर 3-4 दिनों के बाद देखने को मिलता था ना, अब वो 8-10 दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। इसलिए पहले जो डस्ट पार्टिकल्स क्लियर हो जाते थे ना, वो डस्ट पार्टिकल्स अब क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये आर्टिकल में बोला गया है। तो ये सबसे मेन रीजन बताया गया है। बाकी तो देखो नॉर्मल रीजंस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट से एमिशन का बढ़ना, ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मुंबई में, इस वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से एमिशन ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट ज़्यादा हैं, उनमें कोयले का इस्तेमाल होता है, व्हीकुलर पोल्यूशन की हमने बात की। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के द्वारा, सफ़र भी इसे कहते हैं, कि व्हीकुलर एमिशन ना पहले मुंबई के एमिशन में 2016-17 में सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट किया करता था, अब 30% कंट्रीब्यूट करने लगा है। इसके अलावा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से एमिशन बढ़ा है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक रीज़न ये बताया जाता है कि डिफोरेस्टेशन काफ़ी हुआ है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरए फॉरेस्ट में 2100 पेड़ काटे गए, दूसरी जगहों पर टोटल 5000 पेड़ काटे गए। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क का 125 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड यूज़ किया जाना है। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स हैं। चैलेंजेस क्या है पोल्यूशन की वजह से, वो देखो नॉर्मल हैं, जैसे प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। अब ये हर एक आंकड़ा याद होगा भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो आप याद रख सकते हो। जैसे 2019 में 17 लाख लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो गई एयर पोल्यूशन की वजह से। 2019 में टोटल जितनी डेथ रजिस्टर की गई ना, उसका ये 17.8% है। अब पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत सारे दूसरे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब जैसे दिल्ली में मान लीजिए पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो होता क्या है, इवन ओड चालू कर दिया, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, और लोगों को जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी कॉस्ट आती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ आते हैं ना, उसकी वजह से इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2.6 साल कम हो गई है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे लंग कैंसर, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब आने लगते हैं। चाइल्ड हेल्थ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। चाइल्ड के जन्म के समय वेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, सोचने और समझने की शक्ति पे फ़र्क पड़ता है, नींद लेने में दिक्कत आती है, इकोनॉमिक कॉस्ट की हमने बात की। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं पोल्यूशन की वजह से, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, आप लिख सकते हो। सरकार कर क्या रही है, क्लीन एयर मुंबई इनिशिएटिव है, आर्टिफिशियल लंग्स को इंस्टॉल करना, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये सिर्फ मुंबई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, पूरे भारत में जो पोल्यूशन से निपटने के लिए प्रोग्राम है उनके बारे में बताया गया है। अब बात आती है क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। वे फॉरवर्ड में ये कहा जा सकता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान्स। देखो कुछ सिंपल मेजर्स जैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, डस्ट स्क्रीन्स, पानी का छिड़काव ताकि मिट्टी ना उड़े, एमिशन ज़्यादा ना हो, ये सिंपल मेजर्स है ना, वी शुड इम्प्लीमेंट देम। इसके बाद सेक्टोरल एमिशन लोड रिडक्शन टारगेट, इसका मतलब देखो ये है पूरे साल का ना एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रीहेंसिव
एक्शन प्लान बनाया जाए कि पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, और एयर क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो वो स्टेप्स कितने और एग्रेसिव होते जाएंगे। जैसे दिल्ली एनसीआर में है, आपने सुना ही होगा, ये GRAP, यह है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे एयर क्वालिटी जो है, मान लीजिए 150 के ऊपर गई तो ये स्टेप्स उठा लिए जाएंगे, 200 के ऊपर गई तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, 250 के ऊपर गई तो इवन और लागू हो जाएगा, 300 के ऊपर गई तो स्कूल बंद हो जाएंगे। मतलब पहले से पता है, प्लान तैयार है कि एयर क्वालिटी इतनी खराब हुई तो ये एक्शन अपने आप से ले लिया जाएगा। मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मुंबई में भी हर 3 किलोमीटर में एयर क्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे सेंसर्स लगे होने चाहिए। टैकलिंग डस्ट पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए मैकेनिकल डस्ट स्वीपिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना, केमिकल डस्ट स्प्रेसेंट, इन सब का इस्तेमाल करना, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि डस्ट पार्टिकल्स हवा में ना उड़ें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि एमिशन कम से कम हो। और सबसे लास्ट में इन्वायरमेंटल पॉजिटिव बिहेवियर, जैसे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। कंजम्पशन पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि हम रीयूज़ रिसाइकल इन चीज़ों पे फोकस करें, ना कि एक बार यूज़ करने पर फेंकने पर। तो ये सारे हैबिट्स जनता को भी अपनाने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया किससे संबंधित, मुंबई में एयर पोल्यूशन की समस्या से संबंधित। और वैसे केस स्टडी है मुंबई, तो पोल्यूशन से संबंधित पॉइंट्स जो है वो कहीं पर भी आर्टिकल आए वहां पे आप यूज कर सकते हो, चाहे आर्टिकल दिल्ली से संबंधित है, मुंबई या पूरे इंडिया से संबंधित है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से संबंधित है। देखो सऊदी अरेबिया ने ना एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, क्या ये युद्ध का ऐलान करेगा इजराइल के अगेंस्ट। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बॉडी है मुस्लिम कंट्रीज़ की इतनी पावरफुल बॉडी नहीं है कि ये इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान करें। तो पूरा जो बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इंडिया में मुस्लिम्स की संख्या इतनी ज़्यादा है, बावजूद इसके इंडिया मेंबर क्यों नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, और बॉडी क्या करती है, सारी डिटेल्स हम जानते हैं। इसी जो है मुस्लिम वर्ल्ड की एक कलेक्टिव वॉइस है, मोरक्को में इस्टेब्लिश की गई थी 1969 के समिट में। उस समय देखो जो डिस्प्यूटेड सिटी है ना जेरूसलम, इसमें अल अक्सा जो मस्जिद है ना, इसको जलाने से संबंधित केस सामने आया था, मतलब आरोप लगा था। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने मेंबर स्टेट्स के साथ सॉलिडेरिटी यानी एकजुटता प्रदर्शित करती है। जैसे पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ, कश्मीर का इशू है, उस पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है समय समय पर अपना सपोर्ट जारी करती रहती है। इसके अलावा मेंबर स्टेट्स की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सब को प्रोटेक्ट करना, इस्लाम की डिफेमेशन होती है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, इस्लाम को डिफेंड करना, मुस्लिम सोसाइटीज़ में जो बहुत ज़्यादा डिसेंशन है उसे प्रिवेंट करना, टेररिज्म, मतलब ये सब चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स। यूएन के साथ और दूसरी काफ़ी सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ओआईसी काम करती हैं ताकि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी देखो जेडा में है इसका जो हेडक्वार्टर है, लेकिन ये डिसाइड किया गया है एक बार अगर ईस्ट जेरूसलम को आज़ाद करवा दिया गया। देखो ये जो वर्ड्स हैं ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं। जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो बोलेंगे कि ईस्ट जेरूसलम अभी गुलाम है, जैसे हमारे में होता है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है लेकिन पाकिस्तान वाले उसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो कौन सा नाम से पुकारा जाएगा उससे पता लगता है कौन किसके साथ है। हम तो जम्मू एंड कश्मीर ही बोलेंगे, लेकिन जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो उसे फिर गुलाम कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के साइड वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो वर्ड्स है ना उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी साइड हो। तो इनका कहना है, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ का कहना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ईस्ट जेरूसलम अभी गुलाम है, इजराइल के कब्जे में है, एक बार इसे आज़ाद करवा दिया गया तो ओआईसी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया जाएगा ईस्ट जेरूसलम में, और इजराइल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी उसके वार क्राइम्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ने अपना चार्टर अडोप्ट किया था 1972 में, और बाद में समय समय के अनुसार चार्टर को रिवाइज किया जाता है। लास्ट बार रिवाइज किया गया था सेनेगल में जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च 2008 में। चार्टर में बोला गया है इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं या फिर वैल्यूज़ हैं
उसके प्रति डेडिकेटेड रहेंगे मेंबर कंट्रीज, और यूएन चार्टर में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी अपहेल्ड करेंगे। मेंबर स्टेट से उम्मीद की जाती है कि मेंबर स्टेट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, नाम के हैं ये। सऊदी अरेबिया, यूएई अब जाके थोड़े लिबरल होना स्टार्ट हुए हैं। पहले तो सऊदी अरेबिया में कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था, आज भी होता है। मतलब वुमेन की कंडीशन वहाँ पे इक्वल नहीं है, और डेमोक्रेसी तो वहाँ पे है ही नहीं। तो ये फॉर्मेलिटी है, बस बोल दिया। ओआईसी समय समय पर अपना 10 ईयर प्रोग्राम भी जारी करता है। जैसे 10 ईयर का प्रोग्राम ऑफ एक्शन जारी किया गया था 2015 में, जो वैलिड है 2025 तक। इसका मकसद है ग्लोबली टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना और सोशल स्कीम्स को एलिमिनेट करना, ताकि गरीबी को खत्म किया जा सके। देखो वही वाली बात है, कैसे फंक्शन करती है। सुप्रीम बॉडी है जो इन देशों के प्रीमियर्स हैं उनकी, इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल है जो चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है और हर साल मिलती है। इसके अलावा जैसे यूएन के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है, उसी प्रकार से ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल की भी पोस्ट है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं और जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है ना ओआईसी। इंडिया मेंबर ही नहीं है जो हम इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें याद रखेंगे। इंडिया मेंबर बनने वाला था। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। इंडिया ने मेंबर बनने वाला था 1969 में, लेकिन पाकिस्तान ने विरोध कर दिया, तो इंडिया मेंबर नहीं बन सका था। तो इंडिया को यूं लगा कि इजराइल के साथ हम रिश्ते नहीं मेंटेन कर रहे थे, ये सोच के कि मुस्लिम कंट्रीज नाराज ना हो जाएं, और इन्होंने हमें ओआईसी का मेंबर भी नहीं बनने दिया। इवन हमारा डेलीगेशन 1969 के समिट में पहुंच चुका था, लास्ट मिनट में इंडिया के डेलीगेशन को लौटा दिया गया। तो फिर इंडिया धीरे धीरे इंडिया को ये रियलाइज हो गया ये मुस्लिम कंट्रीज जो है ना काम नहीं आएंगे। इंडिया ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए। 1990 के बाद 1992-93 में हमने फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं 2018 में बांग्लादेश ने प्रपोजल रखा था कि देखो इंडिया को ऑब्जर्वर कंट्री बना लिया जाए, और तुर्की ने भी इसका सपोर्ट किया था क्योंकि इंडिया में अच्छे खासे मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान को डर ये लगता है कि इंडिया ओआईसी में आ गया तो इंडिया के मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिश्ते इंप्रूव हो जाएंगे, तो फिर हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। और वैसे देखो आमतौर पे जो वो देश जिनमें मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो मेंबर बनते हैं ओआईसी के। इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन नहीं है मुस्लिम्स की। एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ज़्यादातर तो देखो उन्हीं केसेस में एक्टिव होती है जब दोनों देशों में जिनमें मुस्लिम कंट्रीज है ना, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है ना, तब ये बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ओआईसी जो है ना एक इफेक्टिव वॉइस नहीं है वर्ल्ड में। मतलब ये बॉडी कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं बन सकी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और बस नाम की स्टेटमेंट्स जारी कर दी जाती है, समय समय पर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। अदरवाइज ना रिसोर्सेज हैं इस बॉडी के पास, ना कुछ इतना ज़्यादा एक्शन लिया जाता है, सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी कर दी जाती हैं। तो ये हमने ओआईसी के बारे में पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। क्वेश्चंस आप देख लीजिए। आज देखो सीसेट का एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए और पूरे पैराग्राफ को पढ़ के ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दीजिए। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन सीसेट में पूछा था, तो आप कमेंट बॉक्स में सीसेट के इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। मेंस के ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा था। बाकी ये भूटान चाइना की जो बातचीत चल रही है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये एयर क्वालिटी और क्लाइमेट चेंज के बीच में क्या कोरिलेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।